जी सर, नेक्स्ट है सुभाष बाजिया। सुभाष, वीडियो ऑन करें। सुभाष जी अपना ऑडियो ऑन कीजिए। जी सुभाष, आवाज खोलें, आवाज। जी जी सर। सुभाष जी जी आवाज आ रही है? हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम सुभाष बाजिया है और मैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के गांव खेजरोली का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव से हुई है और 10वीं मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव की खेजरोली से की है और फिर ग्रेजुएशन मैंने विनायक कॉलेज चोमू से की है, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित। और वर्तमान में मैं कनिष्ठ सहायक की पोस्ट पर DITC डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ओके, कब से कर रहे हैं आप ये जॉब? सर अभी 1.5 महीने ही हुआ। अच्छा, अभी नई जॉब है आपकी? जी सर। अच्छा, अब क्यों उसे छोड़ के आप प्रशासन में आना चाहते हैं? सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो इसी के लिए की थी, RS के लिए। हालांकि बीच में वो एग्जाम भी आ गया था तो मैंने दिया और उसमें भी मैं सफल हो पाया। और इसमें आऊंगा तो मुझे एक तो जॉब डाइवर्सिटी काफी मिलेगी और एक बड़े लेवल पे मैं काम कर पाऊंगा, इसलिए सर। अच्छा, SDM के काम तो जरूर जानते होंगे आप? जी सर। बताएं कुछ काम। SDM उपखंड अधिकारी होता है जो मजिस्ट्रेट पावर्स उसके पास में होती है और वो कानून अपने उपखंड क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मेंटेन करता है और इसके अलावा वो थानों का निरीक्षण भी करता है समय समय पर। और मतलब जो अपने उपखंड है उसमें कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। वो लाइसेंस जारी करना और ये भी SDM के काम। ओके, आज न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि राजस्थान के जो IPS है उनका कैडर रिव्यू हो रहा है। कुछ इस बारे में आइडिया है आपको? सॉरी सर, मैंने ये पढ़ी नहीं है। अच्छा, जानकारी है कैडर सिस्टम क्या होता है? हाँ सर, जानकारी है बताएं। कि कैडर सिस्टम की एक जो अपनी पोस्ट होती है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा हुई, भारतीय प्रशासनिक सेवा हुई, भारतीय पुलिस सेवा हुई, उनके अलग अलग कैडर बनाए गए हैं हर सेवा के। राजस्थान में IAS IPS कितने हैं, कुछ आइडिया है इस बारे में? सॉरी, एग्जैक्टली फिगर तो सर मेरे को ध्यान। अच्छा अच्छा। कैडर प्रणाली के साथ और एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है ऑल इंडिया सर्विस की अवधि प्रणाली, टेन्योर सिस्टम। सुना है उसके बारे में? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है। आप RAS बन जाते हैं तो IAS बनने में कितना समय लगेगा आपको? सर वो प्रमोशन और ड्यूरेशन वो होता है कि लगभग ऐसे बोलते हैं कि 28 साल ऐसे चलता है कि RS में। RAS से IAS बनने में 28 साल लगेगा? 28 एग्जैक्टली तो मेरे को सर मालूम नहीं है। अच्छा, अभी आपने वो सब चीजें पता नहीं करी अभी? हाँ सर, मैंने पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, आप ICT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? हाँ, DIT जी हाँ, क्या होता है ये ICT, थोड़ा समझाइए मुझे। सर। इसका पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है जी। और जो कि सूचनाओं से संबंधित कार्य करता है कि सूचनाओं का संचय करना और सूचनाएं पहुंचाना। और आजकल जो ऑनलाइन माध्यम बढ़ा है, वर्चुअली मीटिंग हुई, उनमें भी इसका योगदान काफी बढ़ा है। और मैं मुख्यतः जो अभी हाल ही में इनिशिएटिव ज्यादा VC के काम हो रहे हैं वो भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही देखे जा रहे हैं। तो ये राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है या केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है? सर ये राज्य सरकार का डिपार्टमेंट। राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है। राज्य सरकार क्या काम कर रही है ICT का यूज करते हुए, कुछ एक दो एग्जाम्पल मुझे बताइए। जी सर, एक तो सर वो जन सूचना पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया था थोड़े समय पहले, वो इसी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया था। और उसके अलावा जो VC का काम हो रहा है, जो CM सर भी लेते हैं, सभी लेते हैं, मतलब जो भी डिपार्टमेंट की जो VC होती है उनको भी यही मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा ई मित्र सेवाएं जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनका रेगुलेशन मान्यता वगैरह सब कुछ यही डिपार्टमेंट। ओके, जन सूचना पोर्टल का आपने नाम लिया। अभी हमारे देश में कुछ सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है?
सर अभी कल ही नियुक्ति की गई है, शपथ दिलाई गई है यशवर्धन सिंह सिन्हा जी। ओके, वेरी गुड। कौन करता है नियुक्ति सूचना आयुक्तों की? सर ये पीएम के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसके द्वारा ये नियुक्ति की जाती अच्छा, शपथ पीएम ने दिलवाई है उनको? है ना। शपथ सर प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है। शपथ प्रेसिडेंट मतलब नियुक्ति प्रधान राष्ट्रपति करते हैं, सलाह प्रधानमंत्री की समिति करती है। हाँ जी सर। ओके, प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन है उस समिति का सदस्य? सर प्रधानमंत्री के अलावा उस समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री और विपक्ष के नेता जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उनके द्वारा इसका चुनाव। ओके, वेरी गुड। हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सर ये आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ था सर। राजस्थान में पहले से लागू हो चुका था आरटीआई? हाँ सर। सर कब हुआ था राजस्थान में? ये आरटीआई के लिए आंदोलन की शुरुआत ही राजस्थान से हुई थी जी। और पाली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन 1998 से शायद ये लागू। अच्छा, जब केंद्र का कानून बना तो फिर राजस्थान का कानून खत्म हो गया? जी सर, जो वो कानून लागू हुआ उसको, हाँ ऐसा क्यों हुआ? सर जो राजस्थान द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो देशव्यापी कानून लाने के लिए चलाया गया था और फिर वो सभी जो आरटीआई 2005 लागू हुआ वो पूरे देश भर में ही लागू हुआ था। ओके, लोकपाल और जन लोकपाल इनमें क्या अंतर है? सॉरी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। सर एग्जैक्टली अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ लोकपाल। अच्छा, नहीं जान रहे हैं। लोकपाल का नाम तो सुना होगा? हाँ, लोकपाल बिल का नाम सुना है जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित है। अच्छा अच्छा अच्छा, भ्रष्टाचार को अगर डिफाइन करना हो आपको तो कैसे 2 लाइन में डिफाइन करेंगे? ऐसी भी कोई अनुचित प्रक्रिया अपनाए जाना जो कि लीगल ना हो एक तरह से, और उसके लिए एक तरह से कुछ भी पैसों का लेन देन या अनुचित साधन का उपयोग करते हुए जो काम किए जाए। मतलब पैसे का लेन देन जरूरी है उसमें? ना सिर्फ पैसों के अलावा भी अगर आप काम भी ड्यूटी अपनी अच्छे से निभाए। सत्यनिष्ठा क्या होती है फिर? सर सत्यनिष्ठा से आशय है कि अपने सिद्धांतों और व्यवहार में सुसंगता हो, अर्थात कथनी और करनी में अंतर ना हो। चलिए, एक शब्द है ईमानदारी, दूसरा शब्द है सत्यनिष्ठा। दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों में कुछ अंतर है? सर ईमानदारी मतलब उतना विस्तृत कॉन्सेप्ट नहीं है जितना सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा ज्यादा व्यापक है। हाँ सर। ईमानदारी में क्या कम होता है बताएं? सॉरी सर, इसके बारे में मैं थोड़ा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ये बताएं कि अमेरिका में चुनाव हुए हैं, जो बिडेन लगभग जीत गए हैं। हाँ जी सर। भारत के साथ संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे समझाइए। सर जो बिडेन को अभी रुझानों में उनकी जीत बताई रही है कि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा भी पास कर लिया है। तो भारत, इससे पहले जो बिडेन जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनके उस समय भी भारत के साथ जो निर्णय लिए गए वो भी काफी सहयोगपूर्ण निर्णय थे और मतलब जो अपने विदेशी संबंधों को और मजबूत किया था। और जो बिडेन के ऐसा माना जाता है कि कश्मीर पर थोड़ी राय अलग है, बाकी नए ऊंचाइयां फिर से अपन अमेरिका के साथ रखने वाले हैं। एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि कमला हैरिस ने तो 370 को लेके अब तक जो स्टेटमेंट रहे हैं उनके, वो भारत के अपोजिट रहे हैं और अब उपराष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हीं की पार्टी राष्ट्रपति, तो अब कैसे चलेगा फिर?
सर इसमें यह है कि अगर वो व्यक्तिगत राय भी हो सकती है उनकी, कमला हैरिस और जो बिडेन की, लेकिन अब जब वो सरकार का हिस्सा बनेंगे तो एक विदेश नीति उनको पालन करनी पड़ेगी, और चाइना के काउंटर में उनके मतलब जो पहले वाले मत हैं वो शायद बदल भी जाए। ओके, ठीक है, वेरी गुड सर। जी जी सुभाष जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से हैं? झुंझुनू से। सर पोस्टिंग है अभी सर। हाँ। पोस्टिंग है, वैसे जयपुर से हैं? हाँ सर। अच्छा, ये एक बताइए आप, द्रव्यवती रिवर फ्रंट क्या है? सर ये जयपुर का में एक प्रोजेक्ट था जो कि वसुंधरा सरकार के काल में आरंभ हुआ था, जो कि लगभग 46 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जो कि शहर के मुख्य हिस्सों से होकर गुजरता है, जिसमें कि द्रव्यवती नदी बहती है। अभी क्यों चर्चा में है ये? सर अभी फंडिंग की कमी की वजह से ये चर्चा में है, और मतलब काफी डिले भी हो गया है इस प्रोजेक्ट में, 2 साल का लगभग डिले भी हो गया। अच्छा, आपने पीजी क्यों नहीं किया? सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद में मेरा प्राइमरी पर्पज यही था कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊं, और उसके बाद में मैंने ये इसके लिए स्टार्ट कर दिया था, और मैंने फिर जब 2018 में वैकेंसी आई तो फिर उसके समय से पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फिर विज्ञान पृष्ठभूमि से है आप, बीएससी आपने साइंस में किया है, तो साइंस वालों का प्रशासन में क्या काम? सर साइंस एक तो कि प्रशासन में भी आजकल देखा गया है कि टेक्नोलॉजी तथा इनोवेटिव चीजें काफी ज्यादा आ रही हैं, तो उनमें काफी सहजता से एक विज्ञान पृष्ठभूमि का वाला काम कर सकता है। और दूसरा ये, उदाहरण दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए। जी सर, कि बात करें कि पर्यावरणीय मुद्दों पे जो साइंस वालों की जो समझ होती है वो काफी अच्छी होती है, और प्रशासन को भी पर्यावरण से संबंधित काफी परियोजनाओं को डील करना होता है, तो उनको अच्छे से समझ पाएंगे अन्य के अलावा, की जिससे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट सही कर पाएंगे वो। अच्छा, झुंझुनू में कितना समय हो गया आपको? सर अभी 1.5 माह ही हुआ है। अच्छा, झुंझुनू को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा इनकी क्रीड़ा स्थली माना जाता है, क्या समझते हैं आप इस लाइन से? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने पढ़ा। अच्छा, आप ये बताइए, जो पटाखे हैं उनका सबसे ज्यादा उत्पादन या निर्माण कौन से राज्य में होता है? तो इसका मालूम। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं क्या? जी सर, पढ़ लो। चलिए, कितने रोजगार मिलते हैं ये तो फिर बता नहीं पाएंगे आप? पटाखा निर्माण से भारत में कितने रोजगार मिलते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं। अच्छा, एक चीज बहुत चल रही है अभी कि पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, तो सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध से ही प्रदूषण कम हो जाएगा क्या? सर पटाखों से प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है, और ऊपर से जो कोरोना महामारी है उसका प्रभाव ही अधिक बढ़ सकता है। इसकी वजह से राज्य सरकारें, जो राजस्थान ने सबसे पहले ये निर्णय लिया है कि पटाखों पर बैन किया गया और जुर्माना भी इम्प्लीमेंट किया गया। सुझाव क्या हो सकते हैं, कैसे प्रदूषण को रोका जाए, या पटाखों का विकल्प क्या है हमारे पास? त्योहार भी मना लिए जाए और खुशियां भी मना ली जाए, ठीक है, और प्रदूषण भी नहीं हो, ऐसा क्या सुझाव हो सकता है? सर एक सुझाव तो कि आप दीपक जलाकर भी अच्छे से खुशियां मनाएं, और एक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाए अगर सीमित मात्रा में अलाउ किया जाए। अच्छा, एक वर्चुअल दिवाली शब्द मैंने पढ़ा है, वर्चुअल दिवाली क्या हो सकती है? वर्चुअल दिवाली सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, जी। सर
सर वर्चुअल जो कि वर्चुअल मीटिंग के आधार पे बनाई जाए कि पूजा हुई या अपने रिश्तेदारों संबंधियों से मिलने के लिए वर्चुअल माध्यम का यूज किया जाए। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? दोनों, एक तो कोरोना से बचाव हो जाएगा और दूसरा कि त्योहार भी अच्छे से बन जाएगा खुशियों के साथ। चलिए ठीक है जी। ललित जी। जी सुभाष जी, नमस्ते सर। नमस्कार। आपने अपनी हॉबी भरी है योगा, योग। जी सर। क्या होता है योग, क्या होता है? सर योग युज क्रिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात अपनी आत्मा यानी आत्म तत्व को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। और इसके लिए मुख्यतः पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग यूज में लिया जाता है। क्या है अष्टांगिक मार्ग और अष्टांग योग में क्या होता है? सर अष्टांगिक मार्ग में योग के 8 तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि का उल्लेख किया है कि इनको फॉलो करते हुए आप आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से कर सकते हैं। यम क्या होता है? यम सर सामाजिक नैतिकता के पालन करने से संबंधित मूल्यों का इसमें उल्लेख है, जिसमें मुख्यतः अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है। और प्रत्याहार? प्रत्याहार में सर इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। और समाधि? समाधि सर योग का अंतिम स्टेप है, जिसमें कि अपने ध्यान की मुद्रा को वहां तक ले जाना जहां पर आप परमात्मा से या ब्रह्मा से जुड़ाव महसूस करें और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे समाधि की अवस्था कहें। क्या मोक्ष क्या होता है? मोक्ष सर के अपने जो चित्तवृत्तियां हैं, जो भी अपने दिमाग में जो भी बातें आते हैं उन्हें त्याग कर अपनी एक ही दिशा में बढ़ते हुए ध्यान से अगर आप आगे के लेवल पे जाओगे तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्त होगी और आप परम मतलब समाधि की अवस्था में जाकर आप इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये है क्या आप बता रहे हो, ये इस तरफ जाते हैं, पर ये होता क्या है? जैसे आप, मैं कहूँ कि आप मोक्ष प्राप्त करेंगे तो तब क्या प्राप्त होगा? मोक्ष के नाम, ये किस चिड़िया का नाम है मोक्ष? सॉरी सर, मालूम नहीं। अच्छा, आपने प्राणायाम भी लिखा है साथ में? जी सर। प्राणायाम और योग में कुछ अंतर है दोनों में? सर प्राणायाम योग का ही एक पार्ट है, लेकिन प्राणायाम में अपन श्वसन से संबंधित क्रियाएं करते हैं मुख्यतः। आप कौन कौन से प्राणायाम करते हो? जी सर, मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, ये सारे रोज करते हो आप? जी सर। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने जिस योग का वर्णन किया वो क्या है? जी सर, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग के बारे में बताया है। क्या होते हैं ये राजयोग और ये क्या होते हैं? सर राजयोग एक तरह से अपन समाधि की अवस्था को ही मान सकते हैं, जिसमें कि ज्ञान योग, कर्म योग के और भक्ति योग का पालन करते हुए अपन इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत में कुछ आपने पढ़े, वेदांग पढ़ा है आपने? वेदांग का बता सकते हैं क्या होता है वेदांग? वेदांग सर 6 होते हैं। कौन से? शिक्षा, कल्प, विरक्त, उत्तरादि। छोड़ दीजिए। अच्छा बताइए, संस्कार क्या होता है? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर। अच्छा ये बताएं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे? सर तात्कालिक कारणों में तो देखा जाए तो डलहौजी की हड़प नीति, और उससे पहले की जो इससे पहले भी जो आंदोलन हुए थे कि स्वतंत्रता के लिए और अपने एक तरह से स्वाधीन स्थापित करने के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जयपुर से आप हो, मूल निवासी जयपुर के हो? जी सर। सिटी में ही रहते हैं या आसपास कोई गांव है आपका? सर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण का। कौन सा गांव है आपका?
हाँ सर। वापस बताइए। जी सर, खेजरोली गांव है। खेजरोली। हाँ सर। अच्छा। तो ये बताएं कि जयपुर को गुलाबी रंग से क्यों रंगवाया गया? सर जयपुर के राम सिंह के काल में ये गुलाबी रंग से रंगवाया था, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे इसको रंगवाया। तो दूसरा रंग भी डाल सकते थे, गुलाबी ही क्यों? सर इसका तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा बताएं कि किस वर्ष से इसको गुलाबी रंग से रंगवाया गया? सर 1876। श्योर हो हाँ सर। कि अनुमान लगा रहे हो? हाँ सर, वो प्रिंस अल्बर्ट उसी साल आए थे तो। अच्छा बताएं कि इसको जयपुर को रंगश्री द्वीप किसने कहा? सॉरी सर ये। ठीक है। अच्छा बताएं कि चौमू नगर की स्थापना कब हुई? चौमू की। सर चोमू का स्थापना ठाकुर करण सिंह ने करवाई थी। कब? स्थापना का तो पता नहीं, लेकिन चोमुहा गढ़ उन्होंने 1595 में बनवाया। ठीक है। ये चमुआ गढ़ का पहले क्या नाम था, पूर्व नाम? धारदार गढ़। राइट। अच्छा चौमू में एक मंडी है, चौमू मंडी, वो किस उपज के लिए प्रसिद्ध है? सर एक सब्जी मंडी है वो कि बेर के लिए। एक आंवला मंडी भी है। हाँ सर आंवला मंडी। अच्छा ये बताएं कि जयपुर में कल्की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कल्की मंदिर। सॉरी सर ये तो नहीं पता कल्की मंदिर, लेकिन ये विष्णु का आधुनिक युग का अवतार कल्की मंदिर का जरूर है। कल्की अवतार क्या है? ये विष्णु जी का मतलब 11वां अवतार है। इसका मतलब 10 अवतार हो चुके हैं। हाँ सर। बता पाएंगे 10 अवतार कौन से हैं? सॉरी सर। ठीक है। अंतिम प्रश्न मेरा कि किसने सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? सर दुले राय ने। कब? 1182 में। ठीक है। अतुल सर विश्लेषण करें। जी सुभाष जी, पढ़ना तो है, थोड़ा नॉलेज लेवल बढ़ाइए, न्यूज़पेपर भी पढ़िए, करंट अफेयर्स की भी जानकारी भी बहुत अच्छे से नहीं है आपको, और थोड़ा नॉलेज लेवल भी बढ़ाना, एथिक्स की भी चीज़ें थी, जो मेंस में जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, पास करके आए, वो चीज़ें भी अब भूल गए हैं। हाँ ठीक है, तो एक बार उनको सबको रिवाइज कीजिए। ईमानदारी सत्यनिष्ठा में अंतर क्या है, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार का अभाव क्या है, ये सब चीज़ें, तो इन सब की जानकारी कीजिए। ठीक, और थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी बढ़ाइए, आपका एनर्जी लेवल बहुत कम है अभी। ठीक। आप तो ऑलरेडी वर्किंग है, सर्विसमैन है, तो आपके लिए खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, और बेटर की तरफ जाना है। तो थोड़ा सा आपने कॉन्फिडेंटली बोलिए कि ताकि हाँ मैं एकदम उपयुक्त प्रत्याशी हूँ कि मेरा चयन किया जाए, तो वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए चेहरे पे। ठीक है, तो आवाज में थोड़ा वो जोश, चेहरे पे थोड़ा उस तरह के आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए जो अभी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हालांकि नॉलेज बढ़ेगी तो उससे भी ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा आपका। जी सर। जी राजेश। जी सुभाष जी, वही चीजें हैं जो सर ने अभी बताई है, उसमें एक चीज और जोड़ूंगा। जैसे आपके गांव का नाम पूछा तो आज से आपने इशारा किया, तो ऐसा नहीं करना इंटरव्यू बोर्ड में। सर वो फोन को सही कर रहा था मैं। अच्छा, फोन को सही कर रहे थे, मुझे लगा हाथ से इशारा किया। चलिए, बाकी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है आपका, उत्साह बिल्कुल सेवा में है, तो वही चीजें हैं जो सर ने बताई। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सुधार कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो असहज करने के लिए पूछे जाते हैं जानबूझ के। ठीक, तो जितने ज्यादा उत्तर देंगे उतना अच्छा रहे। ठीक है जी बाकी शुभकामनाएं आप। सुभाष जी देखिए, एक तो हॉबी पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। जी। अभी आपने योग और प्राणायाम लिखा है, हो सके तो योग को ही रखिए, या फिर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की बहुत डिटेल में चले जाइए, क्योंकि प्राणायाम योग का ही एक अंग है। तो आप हॉबी में चाहें तो या तो योग रहने दें,
और अगर दोनों रखते हैं तो बहुत वर्क करिए दोनों पे। 3-4 प्राणायाम जो नाम बताए उससे काम चलेगा नहीं आपका, तो योग पे खूब काम करिए। अभी विवेकानंद का योग, या अभी वर्तमान में जो बाबा रामदेव का हठी हो गए ये, या जो योग का कहेंगे गोरखनाथी पंथ और उनसे भी लिंक है, उसको आप चेक करिए। तो इस तरह से योग के सारे पार्ट्स की बहुत डिटेल, समाधि का आंसर आप नहीं दे पाए तो, या ध्यान धारणा भी मैंने आपसे पूछा भी नहीं था, और पहला जो यम पूछा उसमें भी बहुत क्लियर आंसर नहीं था। तो नंबर 1 तो आपको हॉबी पे बहुत बढ़िया काम करना है, क्योंकि एक इतना इंटरेस्टिंग हॉबी आपने लिया है कि आपका बोर्ड इस पे क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, पूछेगा वो आपसे। नंबर 2, आपका करंट में आपके उत्तर अच्छे थे, जैसे अमेरिकी चुनाव वगैरह में आपको उत्तर अच्छा दिया आपने। पटाखों से संबंधित आपकी जानकारी, पटाखा मतलब जो आपका उस समय का तत्कालीन जो करंट इश्यू, जो उस समय का बहुत ही चर्चित बर्निंग इश्यू, उसको बहुत अच्छा तैयार करें। जैसे आज पटाखा इन दिनों बहुत है, तो आपका ये अच्छा तैयार नहीं है, थोड़ा सुस्त लग रहे हैं। एथिक्स और कैडर सिस्टम या करंट इश्यू को और बढ़िया तैयार करने की जरूरत है। ये लोकपाल जैसा सामान्य उत्तर आप नहीं दे पाए, बहुत लंबे समय से काफी चर्चा में रहा है लोकपाल, और ये तो इन सबको और बढ़िया तैयार करिए। बाकी ओवरऑल आपका अच्छा है, काफी आंसर भी अच्छे हैं, बस थोड़ा और इसको इम्प्रूव करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, थैंक ओके, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।